चलिए आज हम पाठ 9 का परिचय देंगे, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए, चतुर्भुजों के बारे में और त्रिभुजों के बारे में हम चैप्टर 7 और 8 में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम जो इसमें नया नाम जुड़ा है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम समझते हैं। क्षेत्रफल देखिए किसे कहते हैं। क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो एक सरल आकृति द्वारा घेरी गई जगह है या तल है। अब देखिए, ये हमने 4 लाइनें बनाई हैं और इसके द्वारा जो बंद आकृति तैयार हुई है वो उसके अंदर अंदर जितनी भी जगह है, जो भी इसने तल कंज्यूम किया है, घेरा है, वो क्या होता है, इस आकृति का क्षेत्रफल होता है। वो कैसी भी आकृति हो सकती है। मान लीजिए जैसे कि ये वृत्त है, तो इस रेखा के अंदर अंदर का जो भी स्थान होगा वो क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इन 3 रेखाओं को के द्वारा जो बंद आकृति मिली है हमें, वो क्या है, त्रिभुज है। और जो इसके भीतर भीतर का जो भी स्थान है, जो जगह है, वो क्या है, वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलिए आगे आता है इसमें हमारा सर्वांग समाकृतियाँ। सर्वांग समाकृतियाँ क्या होती हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो आकार और माप में भी एक समान हो, यानी कि लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो जो दूसरी सर्वांग समाकृति होगी उसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी, तभी ये क्या होंगी, एक सर्वांग समाकृति कहलाएगी, अन्यथा ये सर्वांग समाकृति नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ये हमारी आकार और माप में एक जैसी आकृति है तो ये क्या होगी, सर्वांग समाकृति। जब इनकी माप एक जैसी है, यानी कि 12 4 3 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर इसका, और ये भी 4 3 12, इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वांग समाकृति होती हैं उनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, वो भी समान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी आती है, अगर हम ये कहें कि समान क्षेत्रफल वाली जो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम होंगी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रफल एक जैसे हैं तो वो आकृति एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों का क्षेत्रफल आया 12 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जैसे जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनसे बनी आकृति क्या होती हैं, वो सर्वांग सम नहीं भी हो सकती हैं। तो देखिए, ये हमने एक चित्र बनाया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर आता है। लेकिन हम इन दोनों आकृतियों को देखकर हम ये कह सकते हैं ये सर्वांग सम आकृति नहीं है। और सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो ये दोनों क्या है, सर्वांग समाकृति है। अगर मान लीजिए हमें इसका माप नहीं दिया हो और हमें इसका क्षेत्रफल ए दिया हो और इसका बी दिया हो, तो ये क्या होगा, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इनका क्षेत्रफल जो है हमेशा बराबर होता है। तो चलिए, अगर
हमारे पास कोई ऐसी आकृति हो जो दो अलग अलग तरीके की शेप हो या जो एक दूसरे को ओवरलैप ना कर पाए, नॉन ओवरलैपिंग साइज हो उसका, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये आकृति क्या है, इतना हिस्सा इधर का P है और इतना हिस्सा Q है इधर का, तो उस आकृति का टोटल आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल को AR लिखेंगे। इस आकृति का क्षेत्रफल और प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, आकृति T का क्षेत्रफल। यानी कि अगर जितने भी आकृति हो, मान लीजिए इस तरीके से कोई आकृति हो, तो अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इस एक हिस्से को, इस दो हिस्से को और इसके तीसरे हिस्से, यानी कि अगर हम इसे S कहें तो S का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AR ऑफ S, AR ऑफ 1 प्लस AR ऑफ 2 प्लस AR ऑफ 3, यानी कि इन तीनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस आकृति T का, S का सॉरी। तो ये हो जाएगा नॉन ओवरलैपिंग आकृति जो होती हैं उनका क्षेत्रफल इस तरीके से निकालते हैं। चलिए अब इसमें आता है हमारा अगला पॉइंट, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ। तो इसमें क्या कहा गया है, एक ही आधार पर बनने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी है, जो हमने ये दिखा रखी है। 1 2 ऊपर वाली आकृतियाँ एक ही आधार वाली हैं, 3 और 4। इसमें क्या होता है, इन आकृतियों के आधार उभयनिष्ठ होते हैं, यानी कि एक ही होता है। देखिए इसमें क्या है, चतुर्भुज EFCD का क्या आधार है, DC, और इस समलंब चतुर्भुज का ABCD का भी आधार हमारा क्या है, CD है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ही आधार वाली आकृति हो गई। तो देखिए आकृति नंबर 2 आती है, इसमें क्या है, दोनों हैं हमारे समांतर चतुर्भुज PQRS, इसका आधार भी क्या है, SR है, और समांतर चतुर्भुज MNRS का भी आधार क्या है, SR है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही आधार वाली आकृति है। इसी प्रकार क्या है, ये दो त्रिभुज बनाए गए हैं, त्रिभुज ABC में इसका आधार क्या है, BC है, और ये दूसरा त्रिभुज BCD में इसका भी आधार क्या है, BC है। और इसी प्रकार क्या है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, इसका भी आधार एक ही है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार क्या है, DC है, और DC ही त्रिभुज PCD का भी आधार है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि ये सारी आकृतियाँ क्या हैं, एक ये समान आधार वाली हैं, लेकिन इनकी जो समांतर रेखा है वो क्या है, अलग अलग है। अगर हम इस चतुर्भुज की एक समांतर रेखा बनाएं तो वो क्या आएगी, अलग आएगी, इस समलंब से अलग आएगी, इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, दोनों थोड़ा गैप है। तो इसे क्या कहते हैं, समान आधार और अलग अलग समांतर रेखाओं वाली आकृतियाँ। अब इसके नीचे जो आकृतियाँ बनी है, ये आकृतियाँ हमारी क्या हैं, एक ही आधार वाली है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियाँ हैं। तो पहली आकृति हम देखते हैं, इसमें क्या है, समलंब है हमारा ABCD। तो इसका देखिए आधार क्या है, DC है, और ये चतुर्भुज EFCD है,
इसका भी आधार क्या है, DC है। लेकिन इन दोनों आकृतियों के जो दोनों शीर्ष हैं, चारों शीर्ष हैं, वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। अगर हम रेखा खींच रहे हैं एक इसके समांतर, आधार के समानांतर, तो वो क्या होती है, एक ही लाइन में आ जाते हैं सारे शीर्ष, तो वो क्या कहलाती है, एक ही समांतर रेखाएं और एक ही आधार पर स्थित आकृतियां कहलाती है। इसी प्रकार हमारी दूसरी आकृति है, हमारा जो चतुर्भुज बन रहा है PQRS, उसका आधार क्या है, SR है। और दूसरा चतुर्भुज क्या है हमारा MNRS, उसका भी क्या है, आधार SR है। और इसके सामने की जो समांतर रेखा है वो भी क्या है, एक ही है। एक ही का मतलब क्या है, इसके इन दोनों आकृतियों के से बनने वाले जो शीर्ष होते हैं वो भी एक ही लाइन में होना चाहिए इस आधार के समांतर। और एक ही लाइन में जब स्थित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बनने वाली आकृतियाँ। इसी प्रकार हमारा ये त्रिभुज है, इसी प्रकार हमारा ये चतुर्भुज और त्रिभुज है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के सवाल लगाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।